आज हम डिस्कस करेंगे OFDM ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये बेसिकली FDM है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस की एक एडवांस्ड फॉर्म है। हम थर्ड जनरेशन के केस में हम CDMA यूज़ करते थे। CDMA की वजह से हमारी हाई कैपेसिटी अचीव हुई, लेकिन फोर्थ जनरेशन में हम OFDM की तरफ मूव कर गए, क्योंकि OFDM के बहुत से एडवांटेजेस थे TDMA, FDMA, CDMA पे। TDMA, FDMA और CDMA के कुछ ड्रॉबैक्स है, जिसके कारण हम 4G में OFDM की तरफ मूव कर गए। वो ड्रॉबैक्स क्या है? तो हमारे कुछ ड्रॉबैक थे TDMA, FDMA, CDMA के, जिस कारण हमने 4G में OFDM यूज़ करना स्टार्ट किया। वो ड्रॉबैक थे डिले स्प्रेड ड्यू टू मल्टीपथ कंपोनेंट्स। मल्टीपथ कंपोनेंट्स के कारण डिले स्प्रेड हो जाता है। स्कैरसिटी ऑफ बैंडविड्थ, फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग, जिसके कारण इंटरसिम्बल इंटरफेरेंस होती है। तो OFDM हमारा इन ड्रॉबैक्स को दूर करता है। तो हम धीरे धीरे इन तीनों पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे OFDM में ये ड्रॉबैक दूर होते हैं, और इन पॉइंट्स को डिस्कस करते करते ही आपको OFDM क्लियर होगा कि OFDM है क्या। ओके, तो सबसे पहले पॉइंट डिस्कस करते हैं, डिले स्प्रेड ड्यू टू मल्टीपाथ कंपोनेंट्स। तो हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन में जो हमें सिग्नल पहुंचता है, बहुत सारे मल्टीपाथ से पहुंचता है, सिंगल पाथ नहीं होता है। मल्टीपाथ के कारण हमारा जो वेव होती है वो उसमें स्प्रेड आ जाता है। जिनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता है, उनके लिए अलग से लेक्चर बनेगा, डिले स्प्रेड पे एक स्पेशल लेक्चर बनाएंगे हम। जो हमारा डिले स्प्रेड है, लो बैंडविड्थ वाले सिग्नल के लिए कम इफेक्ट डालेगा। इस चीज़ को हम दो केसेस की हेल्प से समझते हैं। तो केस वन है, एक केस में हम बैंडविड्थ यूज़ कर रहे हैं 1 मेगाहर्ट्ज़ की। 1 मेगाहर्ट्ज़ की बैंडविड्थ है, उसके सेंटर में हमारी कैरियर फ्रिक्वेंसी है। और दूसरे केस में हम बैंडविड्थ यूज़ कर रहे हैं 10 किलोहर्ट्ज़ की, मतलब लो बैंडविड्थ यूज़ कर रहे हैं। दोनों केसेस में हमारा डिले स्प्रेड हो रहा है मल्टीपाथ के कारण। 2 माइक्रोसेकंड का डिले हमारा स्प्रेड हो रहा है। ओके, पर हम देखेंगे कि इस केस में जो डिले स्प्रेड है उसका इफेक्ट कम होगा कंपैरिजन टू दिस केस। क्यों? क्योंकि इस केस में हमारी सिंबल ड्यूरेशन आएगी 1 बाय बैंडविड्थ 1 मेगाहर्ट्ज़, ये बना 1 माइक्रोसेकंड। और इस केस में हमारी सिंबल ड्यूरेशन क्या आएगी? 1 डिवाइड बाय 10 किलोहर्ट्ज़, ये आया 100 माइक्रोसेकंड। तो 1 माइक्रोसेकंड की हमारा सिंबल पीरियड है और डिले स्प्रेड 2 माइक्रोसेकंड का है। ओके, तो इस केस में 66% तो हमारा डिले स्प्रेड ने खा लिया हमारा टाइम पीरियड। डायग्रामेटिकली शो करता हूँ इस चीज़ को। हमारा सिंबल ड्यूरेशन 1 माइक्रोसेकंड का है, और डिले स्प्रेड के कारण हमारी 2 माइक्रोसेकंड का एक्स्ट्रा टाइम स्लॉट ऑक्यूपाई हो गया। टोटल टाइम स्लॉट कितना ऑक्यूपाई होगा हमारा? 3 माइक्रोसेकंड का होगा। तो डिले स्प्रेड के कारण हमारा 66% टाइम स्लॉट वेस्ट हो गया। तो इसमें हमारी एफिशिएंसी सिर्फ 1/3 है, 1/3 एफिशिएंसी है। डिले स्प्रेड के कारण हमारा टाइम स्लॉट बिना मतलब का ऑक्यूपाई हो रहा है। लेकिन लो बैंडविड्थ वाले सिग्नल के केस में हमारा सिंबल ड्यूरेशन 100 माइक्रोसेकंड का है। ओके, तो 100 माइक्रोसेकंड का डिले स्प्रेड 2 माइक्रोसेकंड हुआ, तो 2 माइक्रोसेकंड जस्ट 2% हिस्सा बना। तो लो बैंडविड्थ वाले केस में सिर्फ जस्ट 2% ऑक्यूपाई हो रहा है हमारा, जस्ट 2% वेस्ट हो रहा है हमारा टाइम स्लॉट। तो यानी कि लो बैंडविड्थ वाले सिग्नल के केस में हमारा डिले स्प्रेड एफिशिएंसी को जस्ट 2% से कम कर रहा है। ओके, तो लो बैंडविड्थ वाला सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंट है अगर हम डिले स्प्रेड को अकाउंट में ले। ओके, तो यही चीज़ करते हैं हम OFDM में। OFDM के केस में हम पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम हाई बैंडविड्थ का यूज़ करने के बजाय छोटे छोटे सब कैरियर यूज़ करेंगे। तो हमने 1 मेगाहर्ट्ज़ का इंटायर स्पेक्ट्रम यूज़ करने के बजाय छोटे छोटे सब कैरियर यूज़ किए, जो कि 10 किलो हर्ट्ज़ के थे, जिनकी बैंडविड्थ कम थी। ऐसा करने से एडवांटेज तो हमने देख ही लिया कि क्या होगा। ऐसा करने से डिले स्प्रेड विल बी लेस हार्मफुल। ओके, OFDM में बिल्कुल हम यही करते हैं, पर OFDM में एक और चीज़ एक्स्ट्रा आती है। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्स में भी हम यही कर रहे थे कि मल्टीपल सब कैरियर यूज़ करेंगे और इनको पैरेलली ट्रांसमिट करेंगे। पर OFDM में एक और चीज़ करेंगे हम, कि OFDM में हम ऑर्थोगोनल सब कैरियर यूज़ करेंगे। ऑर्थोगोनल, तभी तो इसका नाम पड़ा ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ऑर्थोगोनल सब कैरियर यूज़ करने से क्या होगा कि हमें बीच में गार्ड बैंड रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो ये गार्ड बैंड रखना है हमें, इससे बहुत बैंडविड्थ हमारी वेस्ट हो जा रही है। तो ये सेकंड पॉइंट हमारा सामने आएगा, जो हमने लिखा था ना, स्कैरसिटी ऑफ बैंडविड्थ, कि हम अब बैंडविड्थ हम अपनी वेस्ट नहीं करेंगे जरा भी। OFDM के केस में हम गार्ड बैंड यूज़ नहीं करेंगे। तो ऐसा कैसे होगा, पॉसिबल होगा कि हमें बिना गार्ड बैंड के हम क्रॉस टॉक अवॉइड कर पाए बिना गार्ड बैंड के? वो चीज़ देखते हैं। तो हमारा जो स्क्वायर वेव होता है उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है?
सिंक फंक्शन होता है, ठीक है, कुछ ऐसा वेव फॉर्म आता है अगर हम स्क्वायर वेव का फूरियर ट्रांसफॉर्म ले। ओके, तो हम OFDM के केस में मल्टीपल कैरियर यूज कर रहे हैं, उसको हम ऐसे भी विजुलाइज कर सकते हैं। अगर हम फूरियर ट्रांसफॉर्म देंगे तो इसका मतलब है हम सिंक फंक्शन एज अ सब कैरियर यूज कर रहे हैं। ओके, तो ये इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म है। ओके, तो डिफरेंट कैरियर का यूज करने का मतलब है हम एज अ सिंक फंक्शन यूज कर रहे हैं अगर हम इसकी फूरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं। ओके, पर हो क्या रहा है, यहाँ हमने गार्ड बैंड रखा हुआ है, गार्ड बैंड, जिसके कारण हमारी काफ़ी बैंडविड्थ वेस्ट हो रही है। पर OFDM के केस में क्या करेंगे हम कि गार्ड बैंड को हमने रिमूव करना है। इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर हम विजुलाइज करें, इसका मतलब है कि हम इन सबको ओवरलैप करेंगे। अगर इन तीनों को ओवरलैप कर दे तो हमारा गार्ड बैंड भी जीरो हो जाएगा। तो बिल्कुल OFDM के केस में हम यही करेंगे, हम इन सभी को ओवरलैप कर देंगे। ओके, तो OFDM के केस में हमने क्या किया, ओवरलैप करा दिया हमने ये सारे सिंक फंक्शन। अब ओवरलैप करने से क्या हुआ, हमें गार्ड बैंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप पूछेंगे कि ये इनमें आपस में एक्सट्रैक्ट कैसे कर पाएंगे हम। एक्सट्रैक्ट हम इसको इसलिए कर पाएंगे क्योंकि ये ऑर्थोगोनन्स है। ऑर्थोगोनन का क्या मतलब है, ऑर्थोगोनन का मतलब है कि जब इसका पीक है, जब एक स्पेक्ट्रम का पीक आ रहा है तो दूसरे का नल है। देखो यहाँ ब्लू का पीक है तो रेड वाले का भी नल है और ग्रीन वाले का भी नल है, यानी कि दोनों जीरो है जब ब्लू वाला पीक पे है। वैसे रेड का देख लो, जब रेड पीक पे है तो हमारा ब्लू वाला भी जीरो है और ग्रीन वाला भी जीरो है। वैसे ग्रीन का देख लो, जब ग्रीन वाला का पीक है तो हमारा रेड वाला भी जीरो है और ब्लू वाला भी जीरो है। तो इसी चीज को हम बोल रहे हैं ऑर्थोगोनल कैरियर। ऑर्थोगोनल कैरियर का मतलब यही है कि जब एक पीक पे तो दूसरे नल पे है। इस वजह से हम इन सभी स्पेक्ट्रास को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे और हमारी बैंडविड्थ भी सेव हो जाएगी। ऑर्थोगोनैलिटी हम कैसे मेंटेन रख पा रहे हैं, क्योंकि हम सभी सब कैरियर्स का सिंबल ड्यूरेशन हम सेम रख रहे हैं, TS। सभी का सिंबल ड्यूरेशन हम सेम रखेंगे, TS ही रखेंगे सभी के सब कैरियर का। ऐसा नहीं कि एक सब कैरियर का ज़्यादा रख दिया दूसरे का कम रख दिया ना, सबका सेम रखेंगे। और दोनों के बीच में सेपरेशन हम रखेंगे, सभी सब कैरियर के बीच में डेल्टा एफ, जो कि किसके बराबर होंगी, डेल्टा एफ विल बी इक्वल टू 1/TS। ठीक है, 1/TS। तो सभी के बीच में जो फ्रिक्वेंसी सेपरेशन होगी सेम होगी। इस केस में तो मैं 3 ही सब कैरियर दिखा रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत सारे सब कैरियर में डिवाइड करते हैं हम OFDM के केस में। अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ, अगर 20 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम है हमारे पास, तो OFDM के केस में हम 1200 सब कैरियर्स यूज़ करते हैं और हर सब कैरियर को हम 15 किलोहर्ट्ज की बैंडविड्थ यूज़ करते हैं। 1200 सब कैरियर यूज़ करेंगे हम अगर 20 मेगाहर्ट्ज का बैंडविड्थ है हमारे पास। अगर मैं टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की बात करूँ तो रिलायंस जियो के पास 20 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम है। ठीक है, तो रिलायंस जियो 1200 सब कैरियर में डिवाइड कर रही है अपना इंटायर स्पेक्ट्रम को, और हर सब कैरियर को 15 किलोहर्ट्ज की बैंडविड्थ दी जा रही है। ओके, तो यहाँ तो मैं सिर्फ 3 ही शो कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे हम बहुत सारे सब कैरियर्स हो गए जो कि ऑर्थोगोनल हो गए। ओके, तो अगर मैं FDMA के साथ कंपेरिजन करूँ OFDM का, तो FDMA के केस में हम गार्ड बैंड रख रहे थे, लेकिन OFDM के केस में हमने कैरियर ओवरलैप कर दी ऑर्थोगोनली। ठीक है, तो इतनी बैंडविड्थ हमारी सेव होगी, इतनी बैंडविड्थ हमारी सेव होगी। दिस इज सेव्ड बैंडविड्थ। तो यहाँ तो मैं जस्ट 6 कैरियर शो कर रहा हूँ। आप सोचो प्रैक्टिकली 20 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम में 1200 सब कैरियर यूज कर रहे हैं हम, तो कितनी बैंडविड्थ हमारी सेव हो जाएंगी ऑर्थोगोनैलिटी की वजह से। ओके, तो यही कंसेप्ट है हमारा OFDMA में। तो OFDMA में हम बैंडविड्थ को एफिशिएंटली यूज कर पा रहे हैं क्योंकि हम ऑर्थोगोनल कैरियर यूज कर रहे हैं जिनको ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये आई होप आपका दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया कि हम स्कैरसिटी ऑफ बैंडविड्थ को कैसे दूर कर रहे हैं OFDM के केस में। ओके, अब हम तीसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे कि हमारा OFDM फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग, जिसके कारण हमारी इंटर सिंबल इंटरफेरेंस होती है, उसको कैसे दूर करता है हमारा OFDM। फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग क्यों होती है, क्योंकि हमारा जो वायरलेस चैनल होता है वो फ्रीक्वेंसी फ्लैट रिस्पांस नहीं देता है। फ्रीक्वेंसी फ्लैट रिस्पांस किसको बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम फ्रीक्वेंसी फ्लैट चैनल, कि जो फ्रीक्वेंसी हम यूज कर रहे हैं इंटायर बैंडविड्थ में हमारी अटेन्युएशन सेम हो रही है, हर फ्रीक्वेंसी सेम फैक्टर से अटेन्युएट कर रहा है हमारा वायरलेस चैनल, उसको बोलेंगे हम फ्रीक्वेंसी फ्लैट चैनल। पर प्रैक्टिकली जो हमारा वायरलेस चैनल है वो फ्रीक्वेंसी फ्लैट रिस्पॉन्स नहीं देगा, कुछ फ्रीक्वेंसीज को वो ज़्यादा अटेन्युएट करेगा, क्योंकि हमारे सराउंडिंग में वायरलेस इन्वायरमेंट में बहुत टाइप के एलिमेंट है, बहुत सारे रिफ्लेक्टर होंगे, बहुत सारे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगी, डिफरेंट साइजेस के ऑब्जेक्ट हैं हमारे वायरलेस चैनल में।
तो वो डिफरेंट साइजेस के ऑब्जेक्ट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को डिफरेंट वे में ऑब्जर्व करेंगे। तो हो सकता है कुछ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा ऑब्जर्व हो, यानी कि ज़्यादा अटेनुएट हो, कुछ कम अटेनुएट हो। इस कारण हमारा वायरलेस चैनल फ्लैट रिस्पॉन्स नहीं देता है। हमारा वायरलेस चैनल कुछ इस तरह का रिस्पॉन्स दे सकता है कि ये वाली फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा अटेनुएट हुई, उसके बाद कम हुई, ज़्यादा हुई, कुछ इस तरह का रिस्पॉन्स देगा हमारा वायरलेस चैनल। तो इसे ही हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए हमने एक तरीका ढूंढा है जिसको बोलते हैं इक्वलाइजेशन। इक्वलाइजेशन क्या बेसिकली क्या होता है? इनवर्स फिल्टर होता है, चैनल का इनवर्स फिल्टर होता है। इनवर्स फिल्टर जो रिस्पॉन्स हमारा चैनल दे रहा है उससे इनवर्स रिस्पॉन्स देता है हमारा इक्वलाइजर। जैसे हमारे चैनल का रिस्पॉन्स ऐसा है तो हमारा इक्वलाइजर क्या करेगा? इससे इनवर्स रिस्पॉन्स देगा। हम इक्वलाइजर डिजाइन करेंगे जो कि इससे इनवर्स रिस्पॉन्स देगा। इस फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा अटेन्यूएट किया है तो हमारा इक्वलाइजर इस फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा एम्पलीफाई करेगा। इस फ्रीक्वेंसी को कम अटेन्यूएट किया है तो हमारा इक्वलाइजर इस फ्रीक्वेंसी को कम एम्पलीफाई करेगा, यानी कि इक्वलाइजर हमारा इनवर्स रिस्पॉन्स देगा हमारे चैनल से। तो इक्वलाइजर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग को रोक सकते हैं। ओके, तो जो फ्रीक्वेंसी हमारी ज़्यादा अटेन्यूएट हुई है उनको हमारा इक्वलाइजर ज़्यादा एम्पलीफाई करेगा, तो हमारा सिग्नल रिस्टोर हो जाएगा। पर इक्वलाइजर की भी एक लिमिटेशन है। इक्वलाइजर की लिमिटेशन ये है कि इक्वलाइजर सिर्फ हमारे सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करेगा, इट विल आल्सो एम्पलीफाई नॉइस। जो इस फ्रीक्वेंसी की नॉइस होगी उसको ज़्यादा एम्पलीफाई कर देगा हमारा इक्वलाइजर, और जो इस फ्रीक्वेंसी की नॉइस है उसको कम एम्पलीफाई करेगा। तो ये सिग्नल के साथ साथ हमारा इक्वलाइजर नॉइस को भी एम्पलीफाई कर देगा। इसलिए इक्वलाइजेशन भी कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग का। ओके, क्योंकि ये हमारी नॉइस को भी एम्पलीफाई करेगा। जिस बैंड में हमारी फेडिंग ज्यादा हुई इस बैंड की नॉइस को भी ज्यादा एम्पलीफाई कर देगा हमारा इक्वलाइजर। ओके, पर OFDM हमारा फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग की प्रॉब्लम को काफी हद तक दूर कर देगा। क्यों? क्योंकि हम OFDM में क्या कर रहे हैं कि इंटायर स्पेक्ट्रम को छोटे छोटे सब कैरियर में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि 1200 सब कैरियर में डिवाइड करेंगे अगर हम 20 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम लेंगे। तो इतने छोटे छोटे सब कैरियर के लिए हम अपना जो रिस्पॉन्स है फ्रीक्वेंसी फ्लैट मान सकते हैं, फ्रीक्वेंसी फ्लैट रिस्पॉन्स मान सकते हैं, क्योंकि अब इसकी बैंडविड्थ बहुत छोटी है। इतने बड़े स्पेक्ट्रम के लिए तो हमारा रिस्पॉन्स फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव होना था चैनल का, पर अब छोटे छोटे सब कैरियर है तो छोटे छोटे सब कैरियर्स के लिए हमारा रिस्पॉन्स फ्रीक्वेंसी फ्लैट हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। इतने से बैंडविड्थ में हमारा चैनल लगभग फ्लैट सा रिस्पॉन्स देगा, जबकि इतने ज़्यादा बैंडविड्थ में हमारा चैनल फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग कर रहा था। ओके, तो OFDM में हमारी फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग की प्रॉब्लम इनहेरेंटली ही रिमूव हो गई, क्योंकि इन छोटे छोटे सब बैंड्स में हमारा रिस्पॉन्स अप्रोक्सीमेटली फ्रीक्वेंसी फ्लैट होगा। तो ये पॉइंट भी आई होप क्लियर हो गया कि हमारा फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग को कैसे OFDM रिमूव करता है। तो यही कमियां थी हमारी ट्रेडिशनल मल्टीपल एक्सेस टेक्निक में कि वो डिले स्प्रेड दे रहे थे। डिले स्प्रेड का बड़ा इफेक्ट पड़ रहा था TDMA, FDMA, CDMA पे, लेकिन OFDM पे इफेक्ट हमारा कम हो जाएगा, जो कि हमने देख लिया। और हमारी बैंडविड्थ का यूटिलाइजेशन भी बहुत अच्छे से हो रहा है OFDM के केस में। और ये फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग जिसके कारण ISI होती है हमारी इंटर सिंबल इंटरफेरेंस, उसको भी हमारा OFDM दूर कर देगा, उस प्रॉब्लम को भी। ये एडवांटेजेस है हमारे OFDM के, जिस कारण से हम 4G के केस में OFDM स्टैंडर्ड की तरफ मूव कर गए। 3G में हम CDMA यूज़ करते थे और जबकि 2G में हम TDMA और FDMA का मिक्सचर यूज़ करते थे। ओके, तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। आप कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको कैसा लगा आज का लेक्चर, और आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, वो भी ज़रूर कमेंट कीजिए। मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर।